कल की वारदात हुई है वहाँ पे, इस पे टीटीबी शामिल है बलोचों के साथ, और बलोचों का भी कोई बड़ा ग्रुप इसमें शामिल नहीं है, बीएलए नहीं है, दूसरे वाला। तो ये दो ग्रुपों ने मिलके ये काम किया है और जाहिर है कि इनको मिलाने वाला कोई और है, वरना इन दोनों का आपस में मिलाप बनता नहीं है। अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे पॉलिटिकल इशू है। एक यकजहती कौंसिल बनी हुई है और उसकी वजह से मसाइल बने हुए हैं और वो लोगों को गलत तरीके से फीड कर रही है वहाँ के अवाम को। और अब जब अगर ये ऑपरेशन करने का जो भी जिस लेवल पे करना चाहिए उस लेवल पे करने का जब भी प्लान होता है तो वो लोगों की रुकावट बहरहाल मौजूद है। पहले आप सियासी सतह पे निपटें, यकजहती कौंसिल को न्यूट्रलाइज करें और फिर जाके आप पूरी फोर्सफुली उस जाके उन लोगों को तो उनके खिलाफ ऑपरेशन करें तो कामयाब होगा। सब चीज़ों को उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका ऑपरेशन जो है ना वो 20 अरब रुपया मंजूरी हो गई है अज़्म इस्तेहकाम के लिए और वो पूरी तरह से उसकी प्लानिंग हो रही है, मिलिट्री लेवल पे प्लानिंग हो चुकी है। वज़ीर कानून इससे इनकार कर चुके हैं एक टीवी प्रोग्राम में भी और एक पिछले दिनों एक कमेटी में भी कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और ना उनको दी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि जजों की उम्र के हवाले से कोई बिल लाया जा रहा है, तो उसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा इनकार कर दिया तो कर दिया, वो आप अपने रिटायरमेंट लेके निकल जाएंगे, बाकियों की तो हो सकती है। तो ये भी एक तजवीज़ है। इब्तदा में ही हुकूमत को आज के दिन तो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज ये तय हुआ था कि आज वज़ीर कानून अचानक आएंगे और जो बिल है वो टेबल कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आज कोरम ही पूरा नहीं था। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी हुई है अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में, तो इस दहशत गर्दी के नतीजे में बड़ी ही एक डिप्रेसिंग सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल से किसके साथ निपटना कैसे है, ये दहशत गर्दी जो है ये क्यों ये जो बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं, जबकि हमारा तो तजर्बा बहुत है दहशत गर्दी से निपटने का। तो अब क्या चीज़ लैग कर रही है और क्या करना चाहिए और क्या होने जा रहा है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है इनसे निपटने के लिए, इस पर मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा ये कि हुकूमत एक तरफ तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ महाज खोले हुए, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली का महाज भी खुल गया पार्लियामेंट का, तो वहाँ क्या करने जा रही है हुकूमत, तो दोनों महाज़ों की खबर। तो सबसे पहले ये कि कल जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो जो कुछ बताया गया उससे कहीं ज़्यादा है। खैर, इसकी तफसीलात हुकूमत ख़ुद दे, क्योंकि अगर कोई बात और होगी तो फिर वो एक मोरल डाउन करने वाली बात होगी, तो वो तो मैं नहीं चाहता। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। शुरू में इस सवाल मैं आपको ज़िक्र करता हूँ, फिर उसका जवाब भी दूँगा कि जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान जो हैं ये कितने मुश्किल पहाड़ी इलाके हैं, इतनी मुश्किल ये टेरेन है कि इसको आपको याद होगा अक्सर हवाला भी दिया जाता है कि अंग्रेज़ ना समझ सका इसको, रूस ना समझ सका इस पूरी टेरेन को, इतनी मुश्किल है। और इस पे पाक फ़ौज ने ऑपरेशन किया। इतने मुश्किल पहाड़, इतने कॉम्प्लिकेटेड वहाँ के रास्ते, तो पाक फ़ौज ने वहाँ पे किया है और वहाँ पे टैंक्स तक लेके चले गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। वो छोटी मोटी वारदातें तो वो होती रहती हैं, अभी भी वहाँ से जो वारदातें हो रही हैं उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे उनका कोई कंट्रोल लूज़ हुआ है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के दौर में फैज़ हमीद ने जिन टीटीपी के लोगों को बुलाया था मुज़ाकरात के लिए और उनको यहाँ बसाने का जो मंसूबा बनाया गया था कि उनको यहाँ पे घर बना के दिए जाएंगे और उनको सेटल किया जाएगा, वही लोग हैं जो आज यहाँ पहले से आके बैठ गए थे। और वो फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि हुकूमत जो है वो ये नहीं करेगी, फ़ौज ये नहीं करेगी, फ़ौज का तो ओवरऑल मंसूबा नहीं था, ये तो सिर्फ एक फैज़ हमीद का था, तो वो फिर छुप गए। अब वो कहीं से निकलते हैं और वारदात करते हैं और फिर छुप जाते हैं। अदरवाइज़ मतलब वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इस मुश्किल टेरेन के बावजूद वहाँ पे पूरा कंट्रोल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं वो तो इतने मुश्किल नहीं है, तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा और ये जो दहशतगर्द हैं ये किस तरह से रीइंफोर्स हो रहे हैं
और फिर ये कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो रीयूनाइट हो रहे हैं। तो इसकी जो देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो कल की वारदात हुई है वहाँ पे, इस पे टीटीबी शामिल है बलोचों के साथ, और बलोचों का भी कोई बड़ा ग्रुप इसमें शामिल नहीं है, बीएलए नहीं है, दूसरे वाला। तो ये दो ग्रुपों ने मिलके ये काम किया है, और जाहिर है कि इनको मिलाने वाला कोई और है, तो वरना इन दोनों का आपस में मिलाप बनता नहीं है, क्योंकि माजी में एक दो दफ़ा ये आपस में मिले हैं तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो ये पीछे हट गई, अलग हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा ये दोनों आपस में मिले और मिल के इन्होंने जिस तरह की वारदात की है, ये दूसरी जो बीएलए उनका तरीक़ाकार ये नहीं है। तो इसलिए ये कोई और ग्रुप है, नाम नहीं इसलिए लूँगा कि कहीं कोई ग्लोरीफाई ना हो जाए, और दूसरी तरफ टीटीपी है जो आपस में मिले। अब जो इनका जो मरकज़ है, जो जहाँ पे जिन पहाड़ों पे ये इन्होंने अपने कमीन गाहें बनाई हुई हैं, उनमें बोलान है, उनमें कमाल पास है, और मच है, और लोरालाई के पहाड़ हैं। ये चार सिलसिले हैं छोटे छोटे पहाड़ों के जहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मुश्किल कहाँ पे है? मुश्किल ये है कि जब हम जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में गए थे, ऑपरेशन करने पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया, हुकूमत ने और फ़ौज ने मिल के, तो उस वक्त एक सियासी माहौल बनाया गया था। और सियासी सतह पे आपको पता है कि यहाँ भी बहुत सारे मसाइल थे। यहाँ पे मजहबी जमातों के कुछ रिजर्वेशंस थी, कुछ सियासी जमातों की थी, कुछ एथनिक सियासी जमातों की थी। तो उनको उनके साथ मिल बैठ के कुछ चीज़ें तय की गई थी। उनको बताया गया था कि देखें, इस तरह से आप मुखालफत करते रहेंगे तो ये आपके लिए भी मुसीबत बनेगा। और वो ऐसा हुआ भी। एएनपी पे हमले हुए, फिर इवन ये जो पीटीएम वाले हैं इन पर हमले हुए, तो इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया गया। और दूसरी बात यह है कि फिर वहाँ पे फोर्सफुली जाके और सियासी लिहाज से, और उस ख़ास तौर पे केपी की गवर्नमेंट जो थी वो इसमें बड़ी एक्टिव हुई, और फिर जाके वो ऑपरेशन हुआ और कामयाब। अब तक जो है सूरत हाल है वो तो कामयाब है। मैंने कहा कि जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं उसकी वजह भी बता दी। अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे पॉलिटिकल इशू है। एक यकजहती कौंसिल बनी हुई है और उसकी वजह से मसाइल बने हुए हैं, और वो लोगों को गलत तरीके से फीड कर रही है वहाँ के अवाम को। और अब ये जब अगर ये ऑपरेशन करने का जो भी जिस लेवल पे करना चाहिए उस लेवल पे करने का जब भी प्लान होता है, तो वो लोगों की रुकावट बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए उस यकजहती कौंसिल को एक तो न्यूट्रलाइज़ किया जाना चाहिए, और उनके जो सपोर्टर हैं यहाँ पे, हमारे साफ़ी दोस्त भी हैं, उनको भी समझाएं, बिठा के उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझाएं, और मेरा ख्याल है कि वो समझ आएंगे। ठीक है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, हर एक के कोई ना कोई, कहीं यूट्यूब के पैसे मिलते हैं, कहीं कुछ और होता है, तो वो उनको बताया जा सकता है कि भाई ये मुल्क के मफाद पे ये चीज़ें बड़ी तो नहीं होनी चाहिए आपकी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी हद तक वो भी समझ जाएंगे। फिर इसी तरह वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड बलूचिस्तान में लोगों को इत्मीनान में लें, सियासी जमातों को इत्मीनान में लें, और मौजूदा हुकूमत जो है वो सरफराज बुगटी साहब अगर हुकूमत को साथ लेके, उस तरह इत्तेहादियों को साथ लेके वो वाला असर नहीं डाल रहे, तो फिर कुछ और भी सोचा जा सकता है। जरदारी साहब इसमें अपना रोल अदा करेंगे और कर सकते हैं। उन्होंने जो मुलाकात की है मौलाना से, मौलाना का वहाँ बड़ा असर रसूख है बतौर पार्टी भी, और फिर ये कि उनके जो अलाई जिन्होंने उनको ज्वाइन किया हुआ है रईसानी, तो उनको साथ लें। देखिए, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर सरदार जो है ना, इन्फ्लुएंशियल सरदार जो है वो आना चाहिए सामने। वो फिर सबको एक ऑन बोर्ड लेगा, और वो बलोच सरदार जो है उसके कहने पे जो पूरा ताकत रखता हो, पूरी लोग उसके साथ बैठें, मिल बैठ के बात करें, फिर जाके ये आप मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। पहले आप सियासी सतह पे निपटें, यकजहती कौंसिल को न्यूट्रलाइज करें, और फिर जाके आप पूरी फोर्सफुली उस जाके उन लोगों को तो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, तो कामयाब होगा। अदरवाइज़ ये कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा कि आसान है वहाँ पे, मिलिटरीली वहाँ पे जाना आसान है, लेकिन भाई रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं वो सियासी हैं, उनको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको सेटल करना बहुत पहले किया जाए,
और उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का किरदार बहुत अहम है, और ख़ुद फ़ौज और जो मौजूदा हुकूमत है वफाक की, ये भी अपना वहाँ, क्योंकि नून लीग की वहाँ ख़ासी बड़ी तादाद है वहाँ की असम्बली में, तो ये सबको मिल बैठ के इसको, और ये होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए एक, कि सब चीज़ों को उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका ऑपरेशन जो है ना वो 20 अरब रुपया मंजूरी हो गई है अज़्म इस्तेहकाम के लिए, और वो पूरी तरह से उसकी प्लानिंग हो रही है, मिलिट्री लेवल पे प्लानिंग हो चुकी है, और वो बिल्कुल अब बर्दाश्त इनको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस कि अब इनके पीछे जाना है, और इनको जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक इनको मार के आना है, छोड़ के नहीं आना। ये नहीं होना कि अब हेवन, अपनी जो सेफ हेवन है उसकी तरफ चले जाएं और वहाँ पनाह ले लें और फिर वहाँ से वापस आएँ। अब वहाँ तक जाके उनको वहाँ भी मार के आना है। ये प्लानिंग है पूरा, ये मतलब ये छोटी रकम नहीं है 20 अरब रुपया, और इसीलिए ये मुख्तस हुआ। लेकिन उसके लिए मैंने कहा जो पहले ग्राउंड तैयार करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं जो हुकूमत ने पार्लियामेंट में महाज खोला है, तो वो है कि कुछ तरामीम लाई जा रही हैं और कुछ जुडिशल पैकेज है। वज़ीर कानून इससे इनकार कर चुके हैं एक टीवी प्रोग्राम में भी, और एक पिछले दिनों एक कमेटी में भी, कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और ना उनको दी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि जजों की उम्र के हवाले से कोई बिल लाया जा रहा है, तो उसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा इनकार कर दिया तो कर दिया, वो आप अपने रिटायरमेंट लेके निकल जाएंगे, बाकियों की तो हो सकती है। तो ये भी एक तजवीज़ है। वो कह कुछ और रहे हैं, वो कह रहे हैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा, ये नहीं कह रहे बाकी जजों की उम्र के हवाले से कोई ऐसा नहीं हो रहा। तो ये है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो कल को कहेंगे मैंने तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा की बात की थी। और दूसरी बात ये है कि सीनियरिटी के बिना पे जो चीफ़ जस्टिस बनना, और ये इस पर भी बड़ी बहस है कि क्यों ओनली सीनियरिटी, क्यों नहीं कि किसी का तजर्बा, क्यों नहीं किसी की एबिलिटी। अगर कोई ज़्यादा एबल है, ज़्यादा तजर्बाकार है चीफ़ जस्टिस बनने में के लिए, तो उसको होना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं इसकी उम्र ज़्यादा हो गई और ये सीनियर हो गया। तो पड़े पड़े भी सीनियर हो जाते हैं। मैं किसी को कह नहीं रहा, मुहावरतन कह रहा हूँ। तो इस पे भी गौर हो रहा है कि क्यों ना इस तरह, और फिर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये भी एक तजवीज़ है कि 23 कर दी जाए। तो उसमें ज़ाहिर है कि उसमें मकसद क्या है, उसमें मकसद ये है कि अपने जज ले आएँ और बड़ी तादाद हो जाएगी, तो ये जो नहीं अपने इनके बकौल वो मिनॉरिटी में चले जाएंगे, इनकी अक्सरियत हो जाएगी, तो फिर ये है कि फिर फैसले लेने में आसानी होगी। तो ये इस तरह की कोई, लेकिन इब्तदा में ही हुकूमत को आज के दिन तो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज ये तय हुआ था कि आज वज़ीर कानून अचानक आएंगे और जो बिल है वो टेबल कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, आज कोरम ही पूरा नहीं था। तो ये है फ़िलहाल इस इत्तेहादी हुकूमत की पहली शिकस्त आज के दिन में, इस महाज की पर जो उन्होंने प्लान किया हुआ था। अब जाहिर है कि वो कहेंगे कि ये था ही नहीं, हमने तो कभी और करना था, या किसी दिन और करना था, या नहीं करना था। अभी तो वो यही कह रहे हैं हमने कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करने वाली बात तो नहीं है, बहुत कुछ है। अब वो होता है कि नहीं होता है और क्या कर लेते हैं, ये फिर इनकी स्पिरिट है और ये इनकी हिम्मत है कि ये किस तरह से कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आईनी तरमीम लानी है। आईनी तरमीम में वोट चाहिए इनको, नंबर पूरे नहीं हैं। क्या वो मौलाना फजल रहमान देंगे या कुछ और आज़ाद लोग देंगे? आज़ाद पता ही है ना आपको किन के, पीटीआई के हैं। तो ये क्या इनकी तैयारी है, इसके बारे में आपको कल बताएंगे, वो अपडेट लेके। फ़िलहाल जो थी मैंने बता दी।